नमस्कार, मैं दिल नेगी स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल द नेगी में। और आज हम मिलेंगे एक ख़ास शख्सियत से जो कि 4 बार के विधायक हैं हमारे अफजलगढ़ और बढ़ापुर क्षेत्र के इंद्रदेव जी से। तो आइए मिलते हैं। सर, आपसे जानना चाह रहे थे जी कि आपका शुरुआती जो है जी वो कैसे आए आप राजनीति के अंदर? हमारे परिवार में जी राजनीति में तो वास्तव में कोई नहीं था। जी जब मैं छोटा था तो पिताजी हमारे चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे जी और 4 या 5 साल की उम्र से हमें उन्होंने शाखा, आरएसएस की जो शाखा होती है, जी तो हम संघ से जुड़े, फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़े अपने विद्यार्थी जीवन में, उसके बाद फिर बजरंग दल से जुड़े। और जिस समय अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी मुलायम सिंह के द्वारा, तो उस समय ये राम जी की कृपा थी कि सबसे ज्यादा कार सेवक पूरे भारतवर्ष में बिजनौर जिले से गए थे, जी जिसमें संगठन के द्वारा काफी कुछ श्रेय हमें भी दिया गया, हमारा भी योगदान उसमें माना गया। तो मैं समझता हूं कि राम जी की कृपा से और उसी कार्य को हमारे एक बहुत सम्मान देते हुए पार्टी ने 1991 में पहली बार हमको टिकट दिया। तो ये राजनीतिक भूमिका बनी आने की, और फिर हम चुनाव जीते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण परिवार के युवक ही था मैं उस समय जब पहली बार विधायक बना, तो अति साधारण परिवार के युवक को 4 बार विधायक बनाया। उसके लिए मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। मैं सर आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था कि आपने राजनीति में कदम क्यों रखा और आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे? जो हम लोगों ने जब होश संभाला जी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके अगले क्रम में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जी ये ऐसे नेता थे कि जिन्होंने हमारे अपने जीवन को और राजनीति को भी प्रभावित किया, हमारी विचारधारा को, सोच को प्रभावित किया। और निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं राजनीति में, उनसे सीख लेकर के हम लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने क्षेत्र के लिए, अब जो बढ़ापुर क्षेत्र है हमारा, तो इसके लिए कौन कौन सी विकास की योजना परियोजना चलाई है अपने कार्यकाल में? मेरा चूंकि बचपन जी इस क्षेत्र के सादकपुर गांव में जी भी गुजरा है, जी जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर पर है, जी तो हम लोगों ने बचपन में ये देखा हाँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं होती थी। जी यहाँ हम आलमपुर उतरते थे बस से, जी और उसके बाद 5-6 किलोमीटर पैदल बिल्कुल जंगल का रास्ता, जिसमें कोई भी बीच के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, जी कोई सुविधा नहीं थी। जी आलमपुर और बस सादकपुर जाना, बीच में कोई गांव नहीं। ठीक। तो एक बड़ा वो कठिनाई का समय था। जी जी हमको बाद में लगने लगा, जी जब हम विधायक बने तब हमें लगा यार वो क्या टाइम था जी है? और आज भी इतने साल बाद लगभग वही समय है कि परिवर्तन नहीं हुआ इस बढ़ापुर क्षेत्र में। जी 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 भू कॉलोनियां तो चूंकि विशेष योजना के अंतर्गत राष्ट्रपति जी की बनी थी, जी तो वो सड़कों से जुड़ी हुई थी, अन्यथा 90% गांव इस विधानसभा क्षेत्र के सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। जी। तो हमें अपना वो समय याद आता था, तो हमने सोचा जैसे हमें कठिनाई पड़ी वैसे ही इस क्षेत्र के कितने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, कोई माँ बहन है, प्रेग्नेंट है, तो उन कितनी परेशानी पड़ती होगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो सिर्फ चल के जाना था, लेकिन जो लोग बीमारी की और विशेष परिस्थिति में थे, कितनी परेशानी पड़ती होगी। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहला योजना ये बनाई
कि भाई गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। जी तो हमने अपने कार्यकाल में लगभग सब गांव को सड़कों से जुड़वाया। तो ये हमारा पहला टारगेट था। उसके बाद आदमी को पीने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, प्रमुख चीज है। तो पहले छोटे छोटे नल होते थे, कुएं भी होते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, परिस्थितियां बनी कि नई नई बीमारियां पानी के कारण, शुद्ध पेयजल ना होने के कारण, तो ये हुआ कि भाई इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप होने चाहिए जहां से हर व्यक्ति पानी ले सके, पी सके। लेकिन हमारे क्षेत्र का जो ये अफजलगढ़ से ऊपर का, विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियों का क्षेत्र है, यहाँ पे हैंडपंप भी नहीं लगते थे क्योंकि नीचे चट्टाने हैं, तो उनके कारण प्रॉब्लम होती थी। कोई सरकारी हैंडपंप इस क्षेत्र में उधर नहीं था। तो हमने विधानसभा के अंदर इस विषय को उठाया और बहुत, मैं अपने लिए बहुत कोई अच्छी बात कहूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत मजबूती से और बुद्धिमत्ता से हमने उस विषय को उठाया। और जो तत्कालीन मंत्री थे हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसके बाद मुझे अपने चैम्बर में बुला करके उस समस्या को गहराई से सुना, समझा और उसका फिर उन्होंने निराकरण किया। मैं हमेशा इस हमारे क्षेत्र में पेयजल की समस्या का, भले यहाँ लोगों को लगा कि भाई हाँ मैंने निराकरण किया, वो ठीक है, लेकिन मैं उनको भी हमेशा धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप 4 बार के विधायक रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है इसमें, और क्या आपके सामने कोई विशेष चुनौतियां आई उस समय? जी, मैं जब विधायक बना पहली बार, तो इस क्षेत्र को जो अफजलगढ़ के नाम से जाना जाता था उस समय, अब बढ़ापुर के नाम से जाना जाता है, दूसरे क्षेत्रों से मैं कंपेयर करता था। जैसा मैंने बताया था कि दूसरे क्षेत्रों में सड़कें भी काफी थीं, गांव भी संपर्क थे, सड़कों से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ वो सब बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें विशेष चीज क्या थी कि एक तो यहाँ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, यानी कि दूसरी विधानसभाओं से लगभग 3 गुना 4 गुना क्षेत्रफल इस विधानसभा का था, आज भी लगभग उसी तरह का है। नंबर 1, क्षेत्रफल ज्यादा है, बिल्कुल बड़ा क्षेत्रफल है, पैसा तो बराबर ही मिलता है सबको क्षेत्रों को विकास के लिए। दूसरा, यहाँ नदियों के कारण बहुत सारी नदियां हैं, मैं उनके नाम गिनता हूँ, बहुत सारे तो 20-22 मुझे भी याद ही हैं, लेकिन करीब 25-26 नदियां हैं जो सीधे कोटद्वार से लेकर के और झूलो खत्ता अमानगढ़ तक पहाड़ों से निकल करके बढ़ापुर विधानसभा में आती हैं। जब नदियां हैं तो नदियों के कारण बाढ़ की समस्या, भूमि कटाव की समस्या, जो हमारी सड़कें वगैरह हैं छोटी मोटी बनाई, पता चला उनको भी तोड़ दिया पानी ने। तो ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी। उधर वन विभाग के कारण कुछ समस्याएं, आप जानते होंगे कि भाई जब कहीं वन विभाग आ गया बीच में, हमारा गांव बसा हुआ उसके किनारे, किसी फसलों का नुकसान पशु करते हैं, वन्य जीव मनुष्यों के भी प्राण लेते हैं, तो उस कारण भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन सब समस्याओं के कारण जो और क्षेत्रों में सामान्य रूप से नहीं होती, लेकिन इस क्षेत्र में विद्यमान थी, तो हमारी चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। आपका भाजपा में शामिल होने का अनुभव कैसा रहा और आप अपने योगदान को कैसे देखते हैं? देखो, हमारे पिताजी जब संघ से जुड़े हुए थे, उस समय राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ था, और जनसंघ ही बाद में नाम परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य किया। तो हम लोग पारिवारिक रूप से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। लेकिन विशेष बात यह है कि संघ से जुड़े होने के कारण देश प्रेम की भावना प्रबल रूप से हमारे हृदय के अंदर जैसा रहती है संघ के स्वयंसेवकों के अंदर, हमारे अंदर भी थी। तो इसलिए हमारा स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी में रुझान या सम्मिलित होना वो स्वाभाविक ही था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बहुत संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए। उससे पहले जनसंघ के रूप में
इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जी उस इमरजेंसी के विरुद्ध, जो कि एक हमारे सबके देशवासियों के मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन था, तो स्वाभाविक रूप से हम जिस सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए थे, हमारा भारतीय जनता पार्टी में काम करना एक स्वाभाविक था। और मैं जहां तक समझता हूं, जब हम प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बने इस क्षेत्र में, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मुझे ध्यान आता है, एक हमारे विधायक होते थे इस जिले के अंदर, श्री सुरेंद्र सिंह जी। जी जी जी। और हम लोगों ने कार्य किया, मेहनत की, जी बहुत सारे लोगों ने, मैं कहूं कि मैं नहीं, लेकिन हाँ, हम सारी सीटें जीते जिले के अंदर। उसमें कहीं ना कहीं, जैसे राम जी ने जब राम सेतु बनाया होगा, उसमें हम लोग सुनते हैं कि गिलहरी ने भी योगदान किया। वो भी रेत में लेटती थी, फिर समुद्र में जाके उस रेत को छोड़ देती थी, फिर रेत में लेटती थी। तो उस गिलहरी के समान हमारा भी भारतीय जनता पार्टी को इस जिले के अंदर स्थापित करने में जरूर कुछ ना कुछ योगदान है, मैं ये मानता हूँ। जी। सर, आप जो है राजनीतिक विरोधियों से किस प्रकार की आलोचना का सामना करते रहे हैं? मैं समझता हूँ, आज मैं देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, टेलीविजन पे देखता हूँ, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक और शब्दावली का बहुत अतित रूप देखने को हमें मिलता है। जी मैं सौभाग्यशाली हूँ जी कि मेरे राजनीतिक विरोधी, जी चाहे मेरी ईमानदारी के कारण, मेहनत करके अपने क्षेत्र को विकास कराने के कारण, जी कोई चुनौती मेरे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए कि भाई हाँ, कोई विधायक बेईमान हो तो लोग उसे कहेंगे बेईमान है। बिल्कुल है? जब हमने ईमानदारी से काम किया, जी, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ जी कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं भी दिया, जी वो भी, मैं सुनता हूँ कि मेरे पीछे भी जी, वो ये कहते हैं कि भाई इंद्रदेव जैसा विधायक नहीं हो सकता। बिल्कुल है? चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, या और भी बहुत सारे। और मुझे सब वर्गों का वोट भी मिलता रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, लेकिन ये है कि मेरे आलोचना करने के मुद्दे लोगों के पास नहीं थे। जी ईमानदारी के कारण, मेहनत के कारण, घूमते रहने के कारण, संपर्क करने के कारण लोगों से लगातार, जी। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई विषय था हमारे सामने। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, कि क्षेत्र में लोगों की क्या समस्याएं थी और आपने उनको समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? ये क्षेत्र तो वास्तव में, इसका नाम अफजलगढ़ की बजाय समस्यागढ़ होता तो ज्यादा अच्छा था। जी जब हम विधायक बने तो ये समस्याओं से भरा हुआ था, जी जैसे मैंने आपको बताया शुरू में। तो हमने उनमें से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कराया। जी जैसे मैंने बताया, पेयजल का हमने कराया, सड़कों का हमने समस्याओं का समाधान कराया, जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। जी से वन्य जीवों के कारण, तो वहाँ बाउंड्री भी हुई वनों के, और हमारे क्षेत्र के बॉर्डर पर, वो भी हमारे प्रयास से हुई। जी सीओ का दफ्तर हम देखते हैं जी कि ज़्यादातर जगह जो है वो जी तहसील केंद्र पर ही होता है, जी लेकिन यहाँ तहसील हेडक्वार्टर ना होने के बावजूद भी सीओ का दफ्तर यहाँ मौजूद है। हमारे इस क्षेत्र की तहसील काफ़ी गाँव की नगीना लगती थी, जबकि धामपुर को निकल के जाना पड़ता था। तो ये एक मांग थी कि भाई हमारी तहसील धामपुर हो। तो हमने बहुत संघर्ष करके लोगों की उस मांग को पूरा कराया। हमने यहाँ पर गन्ना समिति का गठन कराया। जी हमने यहाँ पर 3 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा किसानों का नाधई शुगर मिल के ऊपर बकाया था। जी अब नाधई शुगर मिल चली गई उत्तराखंड में, जी जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो हमने वो पैसा वापिस कराया, जो कि एक बहुत बड़ा काम था, बहुत कठिन काम था। जी जी वो भी पैसा वापिस कराया। 4 बार हमारे ही कार्यकाल में गंगा पार के जो गांव हैं, भोगपुर वगैरह, चंपतपुर, चकला, मधपुरी वगैरह, इनमें बहुत सारी जमीन राजकीय आस्थान की है, यानी कि सरकार की है, लेकिन लोग बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, प्रधानी का चुनाव होता सबका, और विधानसभा, लोकसभा के सब
चुनाव में भाग लेते हैं वो लोग, जी लेकिन जमीन सरकार की। तो सरकार ने कई बार, कभी पट्टे के नाम पर, कभी पीएससी की छावनी बनाने के नाम पर, कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने जी लोगों को वहां से उजाड़ने का प्रयास किया। जी जमीन तो सरकार की थी, उनका जी। कदम कोई गैर कानूनी नहीं था, लेकिन मानवता की दृष्टि से एक बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र के लोगों के सामने खड़ी होने वाली थी। हमने उसको होने नहीं दिया, जी और 4 बार के संघर्षों के बावजूद आज भी वो लोग वहां उस जगह पर कायम हैं। और मैंने तो ये भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, कोई आपको इस भूमि पर से हटा नहीं पाएगा, और सब लोग बदस्तूर कायम हैं। उनको जमीन छोड़नी नहीं पड़ी, अपना मकान छोड़ना नहीं पड़ा। और भी इसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिनको हमने हल कराया, ये कहना चाहता सर, आपके कार्यकाल में कोई उपलब्धि है जो आपको गर्वित करती है? हूं। निश्चित रूप से कई जी। उपलब्धियां हैं जिन पे हमें गर्व होता है कि भाई जी। हम ये काम जनता के, जन सामान्य के हित में करा पाए। जी जैसे एक तो तहसील का ही जो मैंने बताया था कि हमने नगीना से हटवा करके तहसील धामपुर कराई। जी दूसरा, सीओ का दफ्तर यहाँ स्थापित कराया। जी तीसरा, गन्ना समिति बनवाई, जी किसानों का 3 करोड़ से ज्यादा रुपया वापस कराया। जी उसके अलावा गंगा पार के गांव, ये भोगपुर वगैरह, यहाँ जो बार बार सरकारों ने उन लोगों को, वहां के निवासियों को हटाने की कोशिश की, जी वो हमने नहीं होने दी। ये सब काम ऐसे थे जिनमें बिल्कुल हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन जनता को शायद बहुत खुशी हुई, बहुत सुविधा मिली। जी तो इसके लिए हम निश्चित रूप से गर्व कर सकते हैं। और ये जो पेयजल का मामला था, जी आपके खुशहालपुर से ऊपर का सारा क्षेत्र जो कालागढ़ के पास तक चला गया है, जी तलहटी में या तराई का कह सकते हैं, इसमें जो हैंडपंप नहीं लगते थे, वो हैंडपंप हमने लगवाए हजारों की संख्या में। तो उससे भी हमें बहुत संतुष्टि अनुभव होती है जी कि हमने जनता की सुविधा के लिए एक ऐसा काम करा पाए जी जी। जो वास्तव में बहुत आवश्यक था। सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा था जी। कि अभी जो है आपकी राजनीति में कोई विशेष एजेंडा है जिसको लेके आप चल रहे हैं? देखो, राजनीतिक एजेंडे, कोई भी आदमी राजनीति करता है किसी विधानसभा क्षेत्र में या 2 या 3 कहीं एक पर्टिकुलर जिले के अंदर, जी तो हमारा एक तो यह है कि वे लोगों की समस्याएं हल हों, जी है, लोगों को एक ईमानदार प्रशासन, कामों को, समस्याओं को ना लटकाने वाला प्रशासन, जी। ना उलझाने वाला प्रशासन जी ऐसा हो। जी उसके लिए मैं समझता हूँ कोई जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व हैं, जी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि प्रशासन बहुत हद तक, कोई रेयरली ही अधिकारी अच्छे आते हैं कि जो लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं और ये जल्दी हल हो जाए, ऐसा वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मेरे पास ऐसे अधिकारियों के भी अनुभव हैं, जी लेकिन आम तौर पर अधिकारी समस्याओं को उलझाने, टालने और उसमें से फिर पैसा कमाने, जी इसकी मनोवृत्ति रखते हैं, जी जिसके कारण जन सामान्य को बहुत समस्याएं होती हैं। मैं ये सोचता हूं, जी क्योंकि जब मैं विधायक था, मुझे याद है बेचारे बहुत सारे गरीब लोगों से अधिकारियों द्वारा पैसे लिए गए होंगे, उन्होंने जी। मुझे बताया, जी तो मैंने वापस कराए। जी 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 तो मैं एक तो यही चाहता हूं जी कि भाई हाँ, मेरे पास कुछ पावर हो, जी तो मैं उन जो गरीब लोग हैं, जिनसे पैसा वसूली होती है, जिनकी समस्याओं को उलझाया जाता है, जी लटकाया जाता है, ये सब ना हो। जी मैं इसके लिए काम करना चाहता हूं, काम करता हूं। और उसके अलावा पर्टिकुलर मुद्दों की बात करें हम, तो मैं शायद ये बात गलत नहीं कह रहा, अगर मैं 5वीं बार विधायक होता तो शायद बढ़ापुर क्षेत्र में, जो अफजलगढ़ हमारा क्षेत्र है, ये तहसील होती है अलग। जी मैं जब तक विधायक रहा, ये जी। आश्चर्य की बात है, जी तो अफजलगढ़ तहसील नहीं थी, जी लेकिन तहसील दिवस अफजलगढ़ के पास कासमपुर गढ़ी में होता था। जी ये हमारा उपलब्धि थी, प्रभाव था, जी। जिसके कारण ये होता था। अन्यथा तहसील दिवस तो तहसील में ही होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद में कोई नहीं करा पाया कि भाई हाँ, तहसील नहीं है अफजलगढ़ तो तहसील दिवस करा दें हम, जी। ऐसा काम कोई नहीं कर पाया। तो इसको तहसील बनाने की नीयत हम आज भी लड़ रहे हैं, और इसको
करा के दम लेंगे। हमारा बढ़ापुर है, जी उसको भी हम सोचते हैं, बढ़ापुर कस्बा जो है उसका विकास नहीं हुआ है, जी उसका विकास हो। उस बढ़ापुर कस्बे के चारों तरफ नदियां हैं, जी नदियों के कारण वहां समस्याएं हैं, तो नदियों पर पुल बने, रपटे बने उन पर, तो उन लोगों को भी एक, जो बीच में छोटी सी जगह में घिर करके रह गए हैं वो लोग जी बढ़ापुर नगर के, तो उनका भी कुछ उत्थान हो। जब, क्योंकि चारों तरफ नदियां हैं, जी उन नदियों पर जब तक हम पुल, रपटे, संपर्क मार्ग नहीं बनाएंगे जी तब तक बढ़ापुर का विस्तार नहीं होगा, और बढ़ापुर के लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई हाँ, कि देश के अंदर जैसे विकास हो रहा है हमारा भी ऐसे विकास हुआ है। और बाकी तो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं और वो हों। माननीय मोदी जी हैं या हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके काम को, कुछ और सुझाव हम बार बार उनको देते रहते हैं, जिन पर वो त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हैं। ये जी। गुलदारों का प्रभाव हमारे क्षेत्र में रहा, जी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, योगी जी से, जी उन्होंने कितनी त्वरित कार्रवाई की कि मैं लखनऊ से लौट करके यहाँ तक नहीं आ पाया, कि पता चला वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी पूरे प्रदेश के वो बिजनौर जिले में उपस्थित थे, जी जी और सब कहीं कुंजे पिंजरे लगा रहे हैं, कहीं कुछ जी तरह, जी मतलब तो ऐसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल है। तो हम लोग ये सोचते हैं प्रदेश में, राष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम उसमें अपना योगदान कर सकें, और यही हमारी इच्छा रहती है। और जन सामान्य को हम अपने आप भी ईमानदारी से व्यवहार करें, उनके साथ व्यवहार भी, और जो उनकी समस्याओं का निराकरण का काम है, और अधिकारियों की भी उसके लिए बाध्य करें। जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? राजनीति, चूंकि हम लोग ऐसे संस्कारों में पले हैं जहां ईमानदारी, देशभक्ति, जी गरीब आदमियों के हित के लिए काम करना, जी समाज के उत्थान के लिए काम करना, तो ये सब हमारे संस्कारों में है। जी और इस सब की पूर्ति मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में होती है, यानी कि हमारी उन विचारधारा को, संस्कारों को पुष्टि भारतीय जनता पार्टी में ही मिलती है। इसलिए हमारी राजनीतिक जो भविष्य की विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वहीं हम काम कर रहे हैं, वहीं काम करना हमेशा चाहेंगे। जी। सर, मैं जानना चाह रहा था कि अभी आप बीजेपी से जुड़ेंगे, जी, तो बीजेपी के साथ जुड़ करके आपका जो उनकी विचारधारा है उससे आप कितने प्रभावित हैं, और बीजेपी का इसमें क्या योगदान रहा है आपके राजनीतिक करियर में? जहाँ तक राजनीतिक कैरियर की बात करते हैं, जी तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जी कि जिनका, जिसे थॉट कहते हैं, जी उसे सिद्धांत कह लो या कुछ कह लो, लेकिन थॉट एक अपने आप में एक अलग शब्द है, जी जिनका थॉट वास्तव में बीजेपी में चलता है। जी 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 जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ऐसे ही मैं कहूँ तो दीनदयाल उपाध्यायवाद जी है। जी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जी एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर के जी परिवार, समाज और विश्व, जी उसकी चिंता अपने थॉट में की है। जी अगर उनके थॉट को ईमानदारी से सत्ता पक्ष के ही नहीं, भारत के ही नहीं, जी मतलब विश्व के लोग किसी भी पार्टी के हों जो राजनीति करते हैं, जी अगर उनके थॉट को आगे लेकर के आगे बढ़े जी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं भारत का होगा ही होगा, जो हो भी रहा है, जी पूरे विश्व का कल्याण होगा, और पूरे विश्व के अंदर जो ये हिंसा का वातावरण बना हुआ है, जी इस सब से लोगों को मुक्ति मिलेगी। सर, आज के समय में युवा जो है राजनीति में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, जी, तो आपके हिसाब से उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है, तो क्या सलाह देंगे उन्हें? आजकल जो राजनीति चल रही है, जी मैं समझता हूं उससे, उस धारा से, जी वो एक विस्तृत शब्द है, मैं जब धारा कह रहा हूं जी तो विचारधाराएं तो हैं जी जी कि भाई भाजपा की विचारधारा, दूसरी पार्टियों की विचारधारा, जी 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 लेकिन तो मूल चीज की मैं कमी देखता हूं जी और युवाओं को सजेशन देना चाहता हूं, जी वो ये है कि भैया
देखो, एक तो ये है कि पार्टी ने किसी को भी, आपको टिकट दे दिया, मुझे दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, जी तो वो लड़ रहा है। जी एक ये है कि आदमी जनता की सेवा करके, जी जनता के मुद्दों को उठा करके, जी उनके बारे में स्टडी करके, जान करके, जी और तब वो प्रत्याशी बने जी और फिर प्रतिनिधि बने, जी तो वो एक अलग चीज होगी। यानी कि जी मैं ये कहना चाहता हूं कि नंबर एक, ईमानदारी आज जिसका अभाव है, जी राजनीति की करने की सलाह मैं युवाओं को देता हूं। जी दूसरी चीज, संवेदनशीलता। जी जो गरीब आदमी है, जी परेशान हाल आदमी है, उसके दुख को हम अनुभव नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, जी और मान लो यही सोचते रहे कि भैया ठीक है, हमें लोगों ने विधायक बना दिया, हमें तो यहाँ से कमाना, वहां से कमाना, जी तो ये नहीं है। तीसरी चीज मैं युवाओं से कहना चाहूंगा जी कि आप स्टडी करो। जी आप जब स्टडी करोगे तो आपको अपनी बात कहने के लिए, जी अपनी बात को तर्कों के साथ कहने के लिए, सामने वाले को आपकी समस्या को हल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी आप नेता बनो, ठीक है ना, ये नहीं है कि आप क्लर्क टाइप के वो रहो, विधायक जी जी है या जनप्रतिनिधि कोई भी है, आप नेता बनो। नेता यानी कि जो बोलना भी जानता, मंच पर खड़े होकर के बहुत अच्छे तरीके से, जी ईमानदार भी है, जनता की सेवा करना चाहता है, जी उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर क्षमता है, जी तो इन गुणों से अपने आप को लैस करो। जी आधा अधूरा राजनीति में चीजों को लेकर के आगे मत बढ़ो, आप फुल्ली लोडेड, जी 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 आप बिल्कुल इन गुणों से लोड हो जी कि भाई आप ईमानदार हो, आप अच्छे वक्ता हो, आप अच्छा संघर्ष कर सकते हो, जी आपके अंदर संवेदनशीलता है लोगों की परेशानियों को अपने हृदय में महसूस करने की, जी उनके कष्ट को अपना कष्ट मानने की। जी तो ये मैं समझता हूँ ज्यादा अहम मुद्दे हैं। जी बाकी आजकल बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि जो है हम बनते हैं तो पैसा कमाने के लिए हमें बना दिया जनता ने, जी तो ये गलत बात है। जी जी सर, आपकी जो सफलता का राज है वो जनता से जुड़ाव है आपका, जिस तरह से आप जुड़ते हैं, तो आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे आप रिश्ते को जोड़ते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है? ये आपका बड़ा गंभीर प्रश्न है। जी मैं समझता हूँ मेरे कार्य प्रणाली में जी दो चीजें विशेष हैं आपके प्रश्न से संबंधित। जी 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 एक तो ये है कि मैं कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता, ठीक और जनप्रतिनिधि में रहा जब भी और आज भी, मैं लोगों से अपना व्यवहार जातिवाद के आधार पर नहीं रखता, ना कभी मंच पे खड़े होके या अपने व्यक्तिगत उसमें जीवन में जी जातिवाद के आधार पर लोगों से प्रभावित नहीं होता हूँ। ठीक ठीक है, सब लोग, चाहे कोई अगड़ा है, पिछड़ा है, रगड़ा है, तगड़ा है, दलित है, सवर्ण है, जी सबको बराबर मान करके जी और मैं राजनीति करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि भाई तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारे काम नहीं करूंगा। जी जी मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा और तुमको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा, जोड़ के छोड़ूंगा। जी। मेरी राजनीति जी, की सोच जी, ये है। जी दूसरी चीज ये है, गरीब आदमी। हम देखते हैं, आज पार्टी की बात नहीं कर रहा किसी, आमतौर पर जनप्रतिनिधि, आमतौर पर जी जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हुए गरीब आदमी हिचकता है, डरता है, अपनी बात को बोलने से मतलब सहम जाता है कि बोलूं ना बोलूं, क्या करूं, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। जी हाँ? तो मैं ये कहता हूं, डरो मत, बिल्कुल आओ, आपने हमें बनाया, जी आपने वोट नहीं भी दिया होगा, लेकिन आप उस वर्ग के हो, जनता के वर्ग के, जो हमको बनाती है। जी आपका अधिकार है अपनी बात कहने का, अब आपकी समस्याओं को निराकरण कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो गरीब से गरीब आदमी भी हमसे अपनी बात खुल करके कह पाए, अपनी समस्या को कह पाए। जी मैं तो ये चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है।
कभी कभी मैं देखता हूँ लोग आज भी पीछे कहते हैं, जी गरीब आदमी किसी भी दलित समाज के होंगे या वाल्मीकि समाज के होंगे और बहुत गरीब होंगे, जी अरे भैया हम एक बार विधायक जी के यहाँ गए थे जी। और हम नीचे बैठने लगे तो इन्होंने कहा जब तक कुर्सी पर नहीं बैठोगे तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, हाँ और फिर चाय भी पिलाई हमें, है, पानी भी पिलाया। जी तो भैया हम सिर्फ अमीर आदमियों को या जो बड़े कहलाने वाले कार्यकर्ता नेता हैं पदाधिकारी हैं उनको ही अपने घर पे सम्मान देंगे, मैं इस बात को नहीं मान, उनको तो देंगे ही, जी लेकिन वो जो गरीब से गरीब आदमी जी है जिसको हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना अंत्योदय की उनकी थ्योरी जो है जी उसके अंतर्गत, और हम देखते हैं जैसे कार्ड भी बनते हैं, क्या कहते हैं उनको, बीपीएल, जी 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 है, तो ऐसे लोगों को जो अंत्योदय की कैटेगरी में आते हैं, जी ऐसे लोगों को पूरा सम्मान देना, उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए ज्यादा ताकत लगाना है। तो इसके कारण मैं समझता हूं आदमी जुड़ता है, आदमी सम्मान करता है, यही समझता हूँ। सर, राजनीति के अलावा आपके लाइफ में और कौन से मूल सिद्धांत हैं जो आपको प्रेरित करते हैं? जी जी देखिए, मैं ये मानता हूँ, एक तो धर्म के बारे में बहुत चर्चा होती है जी आजकल, विभिन्न प्रकार की चीजें धर्म का नाम लेकर के की जाती हैं। जी मेरी राय में धर्म के दो हिस्से हैं। जी एक हम अपने आप को पृथ्वी पर मानते हैं और ऊपर कहीं ईश्वर को, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, लोग अपने अपने हिसाब से उसके नाम दिए हुए हैं, है वो एक ही। जी उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं जी पूजा पाठ करके, जो भी तरीका है हमारा, जी क्योंकि भाई हे भगवान, हे ईश्वर, तूने हमें इंसान बनाया, जी बहुत बड़ा आभार है जी जी हमारे ऊपर। तो एक तो धर्म का हिस्सा है पूजा पाठ, जी और दूसरा धर्म का हिस्सा है इंसानियत, मानवता। जी मैं ये मानता हूं कि बिना मानवता के कोई धर्म नहीं हो सकता। आप उसे कहते रहो धर्म, वो जी। धर्म नहीं है, अधर्म है अगर उसके अंदर मानवता नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक। तो ये लोगों से भी मैं कहता हूं, आप इस चीज को मानो, बिना मानवता के धर्म नहीं है। अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, बिल्कुल वो आप अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग हिंसा में लिप्त हैं जी धर्म के नाम पर, उनको सुधरना चाहिए। नहीं तो समय अपने आप बहुत सारे ऐसे कारण उत्पन्न करता है कि उनको सुधरना ही पड़ता है, अन्यथा नष्ट हो जाना पड़ता है। सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ऐसा कोई उदाहरण आप दीजिए जो आपको प्रेरित करता हो और आप हमें बताना चाहते हैं उसे। जी जी एक मुझे याद आता है, जी शेरकोट में जी एक महिला थी, बुजुर्ग, बहुत 65-70 साल की उनकी आयु होगी। जी उस समय वृद्धावस्था पेंशन जी चल रही थी, जी जी तो उनकी पेंशन आई नहीं थी काफी टाइम जी से। उस समय मेरे ख्याल में 250-300 रुपए पेंशन होगी शायद। जी तो वो मेरे पास आई हम्म कि भैया देखिए, मेरी पेंशन नहीं आई कई महीने से, हम्म और गरीब भी थी वो हम्म और वृद्ध तो थी। हम्म मैंने कहा, अम्मा मैं आपको पेंशन का दिखवाता हूँ, अभी बात करूंगा हम्म अधिकारियों से। हम्म तो मैंने फोन मिलाया बिजनौर, जो विभाग इसको देखता है, जी अधिकारी ने कहा, विधायक जी मैं अभी बता रहा हूँ। तो उन्होंने खैर 10 मिनट बाद मेरे को रिप्लाई करा कि अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि जिनके बालिग लड़के हैं जी उनकी पेंशन को रोक दिया है। अच्छा अब मैं अगर उनको ये बात कहता जी तो निश्चित रूप से उनको बहुत आघात पहुंचता बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा तुम अभी जाओ और ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलती है, ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं पेंशन में, अच्छा है, आप हर महीने आया करो। अब मैंने कह दिया अधिकारियों से कि वो आपकी पेंशन पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजेंगे, मेरे पास भेजा करेंगे। अच्छा हाँ, और आप यहाँ से ले जाया करो मेरे से। जी
ठीक है। अब उसके बाद वो जब तक जिंदा रही, हम्म, शेरकोट से घर आती, मैं 300 रुपये उन्हें देता है, और उनको ये लग रहा था कि भाई हाँ सरकार से आ रही है हमारी पेंशन, तो उनका खर्च भी चलता और उनको भी ये लगा कि भाई हाँ आ रही है पेंशन। उनको एक झटका नहीं मैं लगाना चाहता था कि तुम्हारी पेंशन बंद हो गई। जी जी जी, ठीक है ना। तो वो मुझे उदाहरण हमेशा याद रहता है। तो हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करते हैं, करने चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी, और इसके साथ जो हम समाप्त करेंगे। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप बढ़ापुर क्षेत्र के अपनी जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से? कोई बढ़ापुर क्षेत्र की बात मैं नहीं करना चाहता। बढ़ापुर हो, धामपुर हो, जी हैं, लोग तो बेचारे सब जगह एक ही जैसे हैं। जी जी हैं? जी जनता सब जगह एक जैसी है। जी अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, बहुत परेशान हाल लोग भी हैं, दूसरों का शोषण करने वाले लोग भी हैं, जी जो बेचारे शोषण का शिकार हो रहे हैं वो लोग भी हैं। जी तो हालात सब जगह एक से हैं। सरकारें अपने स्तर पर जो कर सकती हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जी केंद्र में भी, राज्य में भी। लेकिन हम बहुत सारी चीजों को बोलते नहीं, उठाते नहीं मुद्दों को। जी है? अगर कहीं हमें लगता है कि कोई अधिकारी अन्याय कर रहा है, हमारी बात है, तो मैं समझता हूँ लोगों को संगठित होकर के उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि सबसे हमारी सारी व्यवस्थाएं जी अधिकारियों के लिए नहीं है, जिसे हम जनता जनार्दन कहते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बनी है। जी चाहे वो हमारा संविधान हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, प्रेस हो, सब उनकी सुविधा के लिए। और उन्हीं का एक तरह से कोई सुनवाई ना हो तो ये वास्तव में अंदर एक अच्छी चीज नहीं है। तो लोग जागरूक हों, अपनी बात को कहें, अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ने का तरीका ढूंढें। जी और हम लोग तो साथ में तैयार हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। जब भी लोग याद करते हैं हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। बहुत सारी समस्याएं हल हुई हैं, लोगों को बहुत परेशानियों से छुटकारा भी मिला है। इतना ही कहना। ठीक, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव सिंह जी का। आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा, उन्नति होगी। और हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।